तो फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपका विगत वर्ष के परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। 2011 से 2023 तक के जितने भी अब तक केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो पूछा जा चुका है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो आने वाले मैट्रिक के परीक्षाओं में, जैसे कि आपका जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें क्या होगा, आप प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, करीब 2011 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन का। तो सारे मिलाकर देखा जाए तो आपको बहुत ही काम आएगा, है ना, आने वाले परीक्षाओं में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आने वाले परीक्षाओं में दोबारा पूछा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग चैप्टर 3 का जो प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चंस है उसका हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, है ना, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको शुरू करने से पहले आपको बताते हैं धातुओं का सक्रियता श्रेणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आपको धातुओं का जो सक्रियता श्रेणी है ना, उसका ये आपको टेबल आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी तरह इसको क्या करें, लिखकर याद कर लें, बहुत काम आएगा। धातुओं का सक्रियता श्रेणी कहने का मतलब है कि धातु जो है क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से अभिक्रिया करते हैं। तो कोई धातु जो है बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, कोई जो है बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ना। तो उसका क्या एक टेबल बना दिया गया है कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन मध्यम क्रियाशील है या कौन सबसे कम क्रियाशील है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता घटते जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो धातुओं का क्रियाशीलता जो है बढ़ते जाएगा, यानी कि धातु का अभिक्रिया करने का दर जो है नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ते जाएगा और ऊपर से नीचे आने पे घटते जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम है, पोटेशियम का संकेत भी आपको ध्यान में रखना है। पोटेशियम जो है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कैल्शियम। कैल्शियम दूसरा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तीसरा आपका सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। फिर चौथा मैग्नीशियम है। फिर पांचवा आपका एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। फिर आपका जिंक जो है वो आपका छठा सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। फिर आपका सातवां लोहा है। फिर आठवां टीन है। फिर लेड है ना। सब संकेत भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना, संकेत ही क्या करेगा, ऑप्शन में दे देगा। फिर उसके बाद लेड के बाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने धातु हैं और बहुत कम क्रियाशील होते हैं, है ना। हाइड्रोजन से कम क्रियाशील आपका कॉपर होता है, उससे नीचे पारा Hg होता है, उससे नीचे चांदी होता है, और सबसे कम क्रियाशील जो है सोना होता है। ये सोना जल्दी किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है ना। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो धातुओं का क्रियाशीलता बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो धातु का क्रियाशीलता क्या होगा, घटते जाएगा। अर्थात आप देख रहे हैं हम लोग पोटेशियम से शुरू किए, तो पोटेशियम से जैसे जैसे नीचे आए वैसे वैसे धातु का क्रियाशीलता क्या हो गया, घटते चला गया। वैसे ही नीचे से ऊपर जाएंगे, सोना से ऊपर की ओर जाएंगे तो धातु का क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये टेबल याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है ना। आपको देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है इसी से पूछ लिया जाएगा। आप देखेंगे इसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ही बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आपका है धातु एवं अधातु चैप्टर है, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मतलब लिक्विड फॉर्म में रहने वाला धातु है ना। कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, अर्थात लिक्विड फॉर्म में रहता है? तो उसका नाम है पारा। Hg इसका संकेत होता है, इसी को पढ़ते हैं पारा। पारा का संकेत Hg है, तो Hg संकेत लिख दिया है। इसी को मरकरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मरकरी कहा जाता है। मरकरी कहिए या पारा कहिए, दोनों बात एक ही हुआ। इसका संकेत जो है कितना होता है आपका
Hg होता है और परमाणु संख्या याद रखेंगे 80 होता है। पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटे जाने वाले जो धातु हैं उसके बारे में आपको पहले बता दें। सोडियम हो गया, इसको आप चाकू से काट सकते हैं। फिर आपका लिथियम हो गया, लिथियम को भी आप क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं, ये धातु है। फिर आपका पोटेशियम, पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो अब ऑप्शन में देखेंगे क्या है। आपका दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, सोडियम दिया हुआ है ना, लिथियम नहीं दिया हुआ है, पोटेशियम भी नहीं दिया हुआ है। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। वैसे इन तीनों को याद रखेंगे, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन तीनों को जो है चाकू से काटा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है ना। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, वो भी नाम न देकर संकेत दे दिया। क्या दे दिया? संकेत दे दिया। तो आपको क्या बताया थे? सबसे ऊपर जो था पोटेशियम था, उसके नीचे कैल्शियम था, उसके नीचे सोडियम था, उसके नीचे आपका मैग्नीशियम था, है ना, Mg था, उसके नीचे आपका एल्युमिनियम था, ठीक है, उसके नीचे आपका जिंक था, ठीक है, फिर उसके नीचे आपका क्या था? फेरस था, ठीक है। तो ये पहले नंबर पर यहाँ पे क्या पूछा है? सबसे कम क्रियाशील पूछा है, ठीक है। उसके नीचे और बढ़ते जाएगा, आप टेबल को एक बार देख लेंगे तो देख रहे हैं सबसे नीचे यहाँ पे फेरस है, और सब देख रहे हैं फेरस से ऊपर है, जैसे कि मैग्नीशियम फेरस से ऊपर है, देख रहे हैं यहाँ पे है। फिर आपका क्या है? एल्युमिनियम भी आपका क्या है? फेरस से ऊपर है, ठीक है। मैग्नीशियम, जिंक सब ऊपर है। फेरस क्या हो जाएगा? इन सभी में से, चारों में से सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। फेरस से भी ऊपर है आपका कौन कौन सा है? जिंक है, उसके ऊपर एल्युमिनियम है, उसके ऊपर मैग्नीशियम है। आपको विश्वास ना हो तो एक बार टेबल को क्या करेंगे, जो धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी वाला टेबल आपको बताएं, बहुत जरूरी है। इसको एक बार देखकर क्या करेंगे, याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। देख रहे हैं लोहा है, Fe है, Fe से ऊपर आपका जिंक है, उसके ऊपर एल्युमिनियम है, उसके ऊपर मैग्नीशियम है। तो आपको सही बताया, सबसे कम जो ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग आपका फेरस जो है सबसे कम क्रियाशील होगा। इस टेबल को आप लोग किसी भी हाल में क्या करेंगे, लिख लेंगे, एकदम फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपके मैट्रिक की परीक्षा में इससे आएगा ही आएगा। फिर आपका है चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कहने का मतलब क्या? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात विद्युत का प्रवाह निम्नलिखित में से किससे हो सकता है? तो देखेंगे सब अधातुएं है। ऑप्शन में सल्फर भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है, आयोडीन भी अधातु है। तो अधातु से तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है ग्रेफाइट, है ना, क्या है ये? कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, है ना, इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसलिए 4 का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। फिर आपका 5 है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है ना। गलनांक मतलब उसको कम तापमान पर ही क्या कह सकता है, गलाया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा धातु होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम का गलनांक जो है ना, वो क्या होता है, अन्य धातुओं के तुलना में, कॉपर, लोहा और एल्युमिनियम की तुलना में कम होता है, सबसे कम होता है। तो ऑप्शन बी जो है 5 का सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक क्रियाशील धातु है? देखिए फिर से पूछ दिया क्रियाशीलता श्रेणी वाला। तो इसमें ऑप्शन जो देख रहे हैं सबसे टॉप ही ऑप्शन दिया है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, ऊपर से लिखते हैं, है ना। पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, उसके नीचे कैल्शियम, उसके नीचे सोडियम, है ना, उसके नीचे मैग्नीशियम। तो पूछा क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो सबसे ऊपर में कौन है? पोटेशियम है। तो पोटेशियम ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है ना। सोडियम का 11 याद रखेंगे, कैल्शियम का 20 याद रखेंगे, मैग्नीशियम का 12 याद रखेंगे, ठीक है। फिर 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है ना। तो सोडियम धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है। कार्बन जो है आपका क्या है? अधातु है, और इसका संकेत जो है सी होता है, और परमाणु संख्या जो है 6 होता है। फिर आपका है 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है? विजातीय पदार्थ मतलब अलग जाति का है। तो चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों जो है एक ही जाति का है। तीनों का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं।
और नमक अलग है, इसका फार्मूला होता है NaCl होता है। नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा 8 का। विजातीय यौगिक पूछा है, पदार्थ पूछा है, तो ऑप्शन डी 8 का सही होगा। 9 नंबर है धातुओं की प्रकृति होती है। धातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं, अर्थात कोई भी धातु है, मान लीजिए कि कैल्शियम धातु है या सोडियम धातु है, तो ये क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, तो इसके बाह्यतम शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका ये त्याग करते हैं और त्याग करके क्या हो जाते हैं? Na+ हो जाते हैं, अर्थात विद्युत धनात्मक हो जाते हैं, है ना। अधातु जो होता है विद्युत ऋणात्मक होता है। नॉन मेटल्स जो होता है ना वो विद्युत ऋणात्मक होता है ना। यहाँ पे धातुओं की प्रकृति तो विद्युत धनात्मक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 9 का सही उत्तर हो जाएगा। धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है और विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। फिर 10 नंबर प्रश्न है आपका, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 10 का 11 नंबर है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सुचालक तो सभी धातुएं होते हैं, लेकिन सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी है। ऑप्शन बी जो है एजी को ही क्या पढ़ते हैं? अर्जेंटम पढ़ते हैं, है ना, लैटिन भाषा में, और इसी को क्या कहते हैं? चांदी, सिल्वर पढ़ते हैं। ठीक है, सिल्वर भी लिखा हुआ रह सकता है, आप लोग को पता ही होगा, सिल्वर मतलब चांदी होता है। इसका परमाणु संख्या जो है 47 होता है। क्या होता है? 47 होता है। ठीक है, 11 का ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो फास्फोरस का जो अणुसूत्र होगा वो क्या होगा? P4 होगा। उसी तरह से सल्फर का पूछ देगा कि साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र क्या होगा? तो एसेट होगा। ठीक है, ओजोन का अणुसूत्र पूछेगा तो O3 होगा। ये सब पूछता रहता है ना। फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है, सल्फर का अणुसूत्र होता है एसेट होता है, ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है ना। फिर आपका है 13 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? यहाँ देख रहे हैं अधातु लिखा है, धातु नहीं लिखा है। तो अधातु कौन सा है? एक अधातु है ब्रोमीन, है ना। सामान्यतः सभी अधातुएं गैस की अवस्था में होती है, लेकिन एक अधातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, वो है ब्रोमीन। और ये पारा जो है ये धातु है। ये क्या है? धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, फिर 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन चेंज कर दिया। लिथियम, आपको शुरू में ही बताए थे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन तीनों धातुओं को चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है 14 का सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन सा? देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो के रखते हैं? कौन से धातु को किरोसिन में डुबो के रखते हैं? तो वो सोडियम है। सोडियम को जो है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है ना, इसलिए इसको क्या करते हैं? किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। फिर आपका 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु, देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, लैंग्वेज को चेंज कर करके क्या कर रहा है? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। अधातु पूछ रहा है जो विद्युत का सुचालक है, तो ये ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और अभी आपका तीसरे चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव है ना, धातु अधातु वाला चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव है। लगभग आपको 34-35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको करवा रहे हैं, जो कि बार बार पूछा जा चुका है मैट्रिक के परीक्षाओं में। इसका फिर आ गया आपका, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पे ध्यान देंगे, एल्युमिनियम पर जो मोटी परत बन जाती है ऑक्साइड की, एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो परत बन जाती है वो किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो एनोडीकरण प्रक्रिया द्वारा बनता है। एनोडीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं, घरों में, आपके घरों में भी एल्युमिनियम का बर्तन होगा, वो देखेंगे कि रखे रखे उस पर एक परत जम गया है
है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड का वो परत होता है और वो परत क्या करता है ना, एल्युमिनियम के बर्तन को सुरक्षित कर देता है। जब आप उसको घस घस के धोएंगे तो फिर से आपको नया टाइप का वो बर्तन हो जाएगा, है ना। तो उस पर जो ऑक्साइड जमता है एल्युमिनियम के बर्तन पर, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, वो किस विधि द्वारा जमता है, यानी कि वो पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो एनोडीकरण पे आप मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है एक का सही होगा। फिर दूसरा, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से अभिक्रिया करेगा। जब धातु जो है जल से अभिक्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आपको ध्यान में रखना है। 2 का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं ये आपका लेड PbNO2 का नाइट्रेट NO3 होता है ना। PbNO3 का होल ट्वाइस ये नाइट्रेट है ना। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो लेड ऑक्साइड PbO NO2 प्लस ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो देखेंगे ये दोनों गैस कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। NO2 और ऑक्सीजन बनता है जब लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो 3 का ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। फिर 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। देखिए फिर 3 बार पूछा जा चुका है ना, 3 बार आपको मिल गया। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया है, ठीक है। देखेंगे हाइड्रोजन के नीचे वाला तत्व दे दिया है। क्या कर दिया है, हाइड्रोजन के नीचे वाला। तो हाइड्रोजन के नीचे आप देखेंगे तो कॉपर है ना। उसके नीचे आपका क्या है, पारा है, Hg है, फिर आपका Ag है, फिर उसके नीचे ऑरम है। तो सबसे अधिक क्रियाशील बोला है तो कॉपर जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। कॉपर के नीचे है पारा, चांदी, सोना, ये सब क्या है, कॉपर के नीचे है। आप टेबल एक बार देखेंगे तो आपको आसानी से ये 4 नंबर बन जाएगा। टेबल जिसको याद है, इस तरह का प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। वो धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी वाला जो टेबल है, ठीक है। तो इसका 4 का ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, कॉपर। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है ना। सभी धातुओं जो हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, धातु के ऑक्साइड बनाता है। लेकिन सोना जो है जल्दी एकदम ना के बराबर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जल्दी खराब ही नहीं होता है ना। तो देखेंगे कि धातुओं का क्रियाशीलता श्रेणी में जो है सोना जो है सबसे नीचे है। सोना क्या है, सबसे नीचे रखा गया है, यानी कि जल्दी अभिक्रिया ही नहीं करता है, ठीक है। एकदम इसको कहें कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता ही नहीं है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर आपका है 6 नंबर, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया कहा जाता है अम्लराज को। किसको कहा जाता है, अम्लराज को। अम्लराज को ही क्या कहा जाता है, एक्वारेजिया कहा जाता है। एक्वारेजिया के मिश्रण में HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। तो एक्वारेजिया में HCl जो है 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल जो है 1 भाग होता है। तो अनुपात कितना बन गया, 3:1 बन गया। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन पूछा है HCl और HNO3 का अनुपात। कहीं आपसे उलट के पूछ दे कि HNO3 और HCl का कितना अनुपात होता है ये में एक्वारेजिया में, तो आपका HNO3 1 भाग हो जाएगा और HCl 3 भाग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप लिखा हुआ पे ध्यान देंगे, HCl पहले लिखा हुआ है, HNO3 बाद में लिखा है। तो HCl हमेशा 3 भाग होता है एक्वारेजिया में और HNO3 1 भाग होता है। तो इसका अनुपात क्या बनेगा, 3:1 बनेगा। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर 7 नंबर प्रश्न है आपका, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है तब तत्व हो सकता है। कोई तत्व क्या करता है, देखेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो एक तत्व लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड ये जल में विलय होता है, अर्थात जल में घुल जाता है और घुल करके जल से अभिक्रिया करके आपका क्या बनाता है,
CaOH का OH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो ये तत्व कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 8 नंबर, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वो कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है अर्थात एक्वा रेजिया में घुलता है, तो वो सोना है। औरम, सोना का संकेत क्या होता है, Au होता है ना। तो सोना ही क्या होता है, सिर्फ अम्लराज में घुल सकता है। तो अभी और भी क्वेश्चन बचा हुआ है और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसी चैप्टर का है, चैप्टर 3 का ही है, धातु और अधातु वाला चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो धातु ही क्या करता है, मान लीजिए एक धातु है सोडियम, इसके बाह्यतम सेल में इसका परमाणु संख्या 11 होता है सोडियम का, और जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 11 ही होता है और इसके बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और यही इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करता है, क्या करता है, त्याग करता है, और त्याग करके क्या हो जाता है, ये Na जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना ही प्लस आयन बना लेता है। धातु क्या होते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं। यहाँ पे जितने भी धातु आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वो क्या करेगा, अपने आप पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके प्लस चार्ज ले लेगा, यानी कि धनात्मक आयन बन जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं उसको धातु कहते हैं। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता निम्नलिखित में से क्या है, ऑप्शन देखकर आपको बताना है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है ना। और संयोजकता का मतलब होता है कि जो भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है, और ग्रहण या त्याग करके अपने अष्टक को क्या करता है, पूरा करता है, तो इसी क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है, 8 है। तो इसके पहले सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा Kl, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसके पास परमाणु संख्या कितना है, 8 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 6 ही L में बैठेगा, दूसरे कक्षा में बैठेगा। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, दूसरे में 8 होना चाहिए, लेकिन इसके पास दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से लेगा, ग्रहण करेगा। तो इसी क्षमता को, जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया या जितना इलेक्ट्रॉन को लिया, उसी क्षमता को क्या करेंगे, क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और जितने भी अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। और ऑक्सीजन जो है अधातु है, तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके बाह्यतम सेल में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन को लिया अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी, उस तत्व की संयोजकता हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है 2 सही आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, सोना की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सोना जिसका संकेत Au होता है ना, इसका परमाणु संख्या जो है 79 होता है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और इसका संकेत याद रखेंगे, सोना का संकेत Au होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है ना। यहाँ पे बहुत सारे तत्व दिए हुए हैं, उसमें से आपको अक्रिय गैस पहचानना है। तो अक्रिय गैसों की संख्या जो है कुल 6 होता है ना। एक नए का आपसे हमेशा पूछवे करेगा कोई भी एग्जाम में। तो पहला होता है आपका हीलियम, दूसरा आपका नियॉन हो गया, तीसरा आपका आर्गन हो गया, चौथा आपका हो जाएगा क्रिप्टन हो जाएगा, फिर आपका 5वां जेनॉन हो जाएगा, फिर छठा आपका रेडॉन हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ना, लिख लेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये 6 निष्क्रिय गैस है, जिसमें से ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा कि हीलियम है ना। तो हीलियम जो है 4 का सही उत्तर हो जाएगा। 5वां है गंधक की परमाणु संख्या। गंधक बोला जाता है सल्फर को बोला जाता है
है ना, सल्फर को बोला जाता है और इसका संकेत जो है S होता है। और सल्फर का अणुसूत्र पूछ देगा, अणुसूत्र, तो अणुसूत्र आपको बताना है S8 बताना है। क्या बताना है? S8 बताना है ना। अणुसूत्र की बात करेगा तो S8 बताना है। यहाँ परमाणु संख्या बोल रहा है तो 16 हो जाएगा। सल्फर एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। फिर नेक्स्ट है आपका लोहे की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो लोहे का परमाणु संख्या क्या होता है? इसका संकेत होता है Fe होता है, फेरस जिसको पढ़ते हैं, है ना। फेरस का मतलब लोहा ही होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है ना। आपको 20 से 30 तक के जो है ना, 20 तक तो आप लोग को याद ही होगा, कैल्शियम होता है। 20 का परमाणु संख्या किसका होता है ना, कैल्शियम का होता है। तो 21 से 30 तक, 21 से 30 तक वाले जितने भी तत्व होते हैं, है ना, खासकर ये धातु ही होते हैं 21 से 30 तक। तो इनको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है। ट्रिक क्या है आपको एक साथ यहाँ पे फ्रेश पेज पे बताते हैं। ट्रिक है 21 से कहाँ तक? 21 से लेकर के 30 तक के जो तत्व हैं उसका परमाणु संख्या याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। आपको बहुत ही काम आएगा। ट्रिक है आपका साइंस टीचर, साइंस S से हो जाएगा स्कैंडियम, है ना। साइंस टीचर TI से हो जाएगा आपका टाइटेनियम हो जाएगा। साइंस टीचर विनीता वैनेडियम हो जाएगा, V4 वैनेडियम हो जाएगा। साइंस टीचर, आप लोग जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उसको लिख सकते हैं, हम संकेत लिखेंगे। साइंस टीचर विनीता करोड़ों, CR करोड़ों, मैन MN फेको, FE फे से हो जाएगा, फेको से हो जाएगा FE, है ना। को CO नई कुजन, नई कुजन ZN, है ना। लास्ट में क्या हो जाएगा? ZN हो जाएगा। देखेंगे ये 21 स्कैंडियम 21 हो जाएगा, टाइटेनियम का 22 हो जाएगा, वैनेडियम का 23 हो जाएगा, क्रोमियम का 24 हो जाएगा, मैंगनीज का परमाणु संख्या 25 हो जाएगा, फेरस का 26 हो जाएगा, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30, है ना। अब ट्रिक ये लिख लेंगे, ट्रिक जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में लिख लेंगे। S से हो जाएगा, SC से हो जाएगा साइंस, TI से टीचर विनीता, साइंस टीचर विनीता करोड़ों, CR से करोड़ों, मैन फेको, नई कुई जन। कहने का मतलब है कि साइंस टीचर जो है ना विनीता मैडम, ये करोड़ों में आदमी को, मैन मतलब आदमी को क्या कर दिए? फेंक दिए। फेंको मतलब फेंक दिए, ठीक है। नई कु जन, इनके पास कोई जन नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई इनका मतलब, ठीक है, कोई भी जो आपका है लड़का मित्र नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लाइन लिखेंगे क्या? साइंस टीचर विनीता करोड़ों, मैन फेको, नई कोई जन। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताया है। 21 से लेकर 30 तक के जो परमाणु संख्या है वो आपको याद हो जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से, और 20 तक तो सबको याद ही होता है सारे बच्चों को, ठीक है। तो चलिए आप लोग को गंधक का परमाणु संख्या, लोहा का परमाणु संख्या भी पता चल गया, ठीक है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। और सबका किसी का भी पूछेगा 1 से लेकर 30 तक का आपसे पूछेगा तो भी बता सकते हैं, क्योंकि 20 तक तो सबको याद ही होता है, और 21 से 30 तक का आपको ट्रिक बताएं उसको लिख लेंगे। साथ है आपको सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का संकेत Na होता है। 14 किसका होता है? 14 होता है आपको सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन का होता है 14। 17 क्लोरीन का होता है, 20 आपका कैल्शियम का होता है, ठीक है। 8 नंबर है क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन परमाणु जो है जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? 17 होता है ना। KLM ये सब कोश का संख्या है, सेल का संख्या है। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे में 8, 8 2 10, 10 7 17। तो बाह्यतम सेल में पूछ रहा है, बाह्यतम सेल मतलब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा है, तो कितना होगा? 7 होगा। 7 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, तो 8 का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर है फिर इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से, मान लीजिए कि एक हम लेते हैं कार्बन, है ना, एक मीथेन एक यौगिक है ना। मीथेन क्या है? एक यौगिक है,
ठीक है। और मीथेन एक सहसंयोजी यौगिक है। कैसे है आपको बताते हैं। ये मीथेन जो है, इसमें कार्बन जो क्या करता है, हाइड्रोजन, ये कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि परमाणु संख्या 6 होता है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, 4 तो 6 हो गया, तो बाह्यतम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो हर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है ना। इसका भी 1 होगा, इधर भी आपका 1 होगा बाह्यतम सेल में। ठीक है, 1। तो ये क्या करेगा, कार्बन का जो प्रत्येक बाह्यतम एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन अभिक्रिया कर लेगा, तो क्या कर लेगा, ये अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा। कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा। फिर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा। फिर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये चौथा हाइड्रोजन जो है अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा। अब जो इन चारों हाइड्रोजन ने कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, ये कार्बन क्या करेगा, अब चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा कर लेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या करेगा, ये यहाँ पे यौगिक जो बनेगा सहसंयोजी यौगिक बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हुआ, है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या किए, साझा किए, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए और लिए, इसको स्थानांतरण कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहते हैं, और इसके फलस्वरूप जो है सहसंयोजी यौगिक बनता है। फिर आपका है 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक में क्या होता है, आयन का क्या होता है, लेन देन होता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड है, तो कैल्शियम पे प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे क्या है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आयनिक यौगिक है एक तरह का। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा मीथेन हो गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये तीनों का तीनों जो है आपका क्या है, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। लेकिन एक ही जो है ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, यही जो है एक आयनिक यौगिक है। 11 नंबर प्रश्न है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है ना। लाल तप्त आयरन पर, आयरन का मतलब क्या होता है, Fe लोहा, इस पर क्या करते हैं, जल प्रवाहित करेंगे, जल जोड़ेंगे, है ना, तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4 बनेगा। क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम अक्रिय तत्व है ना। हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व का संख्या 6 आपको बतेबे किए हैं। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया और रेडॉन हो गया। फिर आपका है 13 नंबर प्रश्न है, सिलिका क्या है। सिलिका जिसका संकेत SI होता है ना। परमाणु संख्या कितना होता है आपका, 14 होता है सिलिका का। और सिलिका क्या है, एक उपधातु है। क्या है, उपधातु है। उपधातु क्या होता है ना, उसमें धातु का गुण पाया जाता है ना, अधातु का गुण पाया जाता है, तो उसको उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की संख्या आपको 7 को पढ़ना है, 7 में से कोई भी आपको पूछ सकता है ना। तो एक ट्रिक बताते हैं उपधातु पहचानने का। क्या पहचानने का, उपधातु का एक ट्रिक बताते हैं, जिसको याद रखेंगे और आपको लंबे समय तक याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक है, बोले सीताजी, B फॉर बोले, सीताजी SI, है ना। जो हम लैंग्वेज बोलेंगे उसको आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पर लिखने में दिक्कत होता है, तो मैं सिर्फ जो उपधातु का संकेत है वही लिखूंगा। बोले सीता जी ऐसे सब टीपो, है ना। आप लैंग्वेज लिखेंगे, बोले सीता जी ऐसे सब टीपो। बी से हो जाएगा बोरॉन, बोरॉन उपधातु है। सिलिकन भी उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है। AS से आर्सेनिक हो जाएगा, आर्सेनिक भी उपधातु है। SB से एंटीमनी हो जाएगा, ये भी उपधातु है। TE से टेल्यूरियम हो जाएगा, ये भी उपधातु है। PO से पोलोनियम हो जाएगा, ये भी उपधातु है ना। तो आप लैंग्वेज लिखेंगे, बोले सीता जी ऐसे सब टीपो। ठीक है, तो कोई भी उपधातु आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सिलिका क्या है, उपधातु है। फिर 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो बाह्यतम सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सारे तत्वों का चेक करना होगा। सिलिकन का पहले परमाणु संख्या आपको याद होना बहुत जरूरी है ना। सिलिकन का परमाणु संख्या 14 होता है, एल्युमिनियम होता है 13 का, फास्फोरस होता है 15, है ना, सोडियम होता है 11।
तो इसके सिलिकॉन के बाह्यतम सेल में है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। तो सिलिकॉन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 8 2 10 4 14, इसके बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन कितना 4, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का 4 हो गया। एल्यूमिनियम का 2 8 3 हो जाएगा, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। फॉस्फोरस का 2 8 8 2 10 5 15, तो इसके बाह्यतम सेल में देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये। और संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस में है, इसमें तो 4 ही है, इसमें 3 है, सोडियम में तो 1 ही होगा। ठीक है, 2 8 1, तो सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है फॉस्फोरस। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धातु और अधातु का ही चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना, जो अब तक मैट्रिक की परीक्षा में जो है बार बार पूछा जा चुका है, वही सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर है आपका धातु और अधातु चैप्टर वाला का, है ना, जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क, पहले आपको बता दें कि अयस्क क्या होता है। तो अयस्क वैसे खनिजों को कहा जाता है जिनसे धातु की प्राप्ति की जाती है ना। तो जस्ता क्या है, एक धातु है। तो जस्ता धातु जो किस अयस्क से प्राप्त करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेड। देखेंगे जस्ता का मतलब ही होता है जिंक होता है ना। और जिंक देख रहे हैं अयस्क के नाम में ही लिखा हुआ है जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड से जस्ता अर्थात जिंक नामक धातु की प्राप्ति की जाती है। तो पहला का बी जो है सही उत्तर होगा। दूसरा है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है एक अयस्क है, इससे जो है एल्युमिनियम नामक धातु जो है प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है, पारा अयस्क है। पारा किसका अयस्क है, अर्थात पारा जो धातु है जिसका संकेत Hg होता है, या इसको मरकरी भी कहते हैं, और परमाणु संख्या 80 होता है। इसका अयस्क कौन सा है, तो सीनेवार। सीनेवार जो है अयस्क है, सीनेवार नामक अयस्क से पारा नामक धातु जो है प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है 3 का सही होगा। फिर आपका है जिंक ब्लेंड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। देखेंगे पहला का ही क्वेश्चन का ही क्या कर दिया, लैंग्वेज घुमा के पूछ दिया। तो जिंक ब्लेड से क्या करते हैं, जिंक नामक धातु की प्राप्ति करते हैं। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। फिर 5 नंबर है क्यूपेराइट। क्यूपेराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। क्यूपेराइट है ना, ये कॉपर का अयस्क है। क्यूपेराइट नामक अयस्क से जो है कॉपर नामक धातु की प्राप्ति की जाती है। आगे बढ़ेंगे, और भी अभी ऑब्जेक्टिव है आपका इस चैप्टर में। ठीक है, देखेंगे कि इसी चैप्टर का है धातु एवं अधातु नामक चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव है। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है। क्या है ये, मिश्र धातु है ना। बहुत सारे धातुओं से जब कोई चीज़ बनाया जाता है तो उसको मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में लोहा कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व क्या होता है। तो स्टेनलेस स्टील नामक मिश्र धातु में लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम, ये सारे धातुएं पाए जाते हैं। इन चारों धातुओं के मदद से स्टेनलेस स्टील नामक मिश्र धातु तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है पहला का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है पित्तल है। तो पित्तल एक मिश्र धातु है ना। पित्तल जो है मिश्र धातु है, और ये मिश्र धातु किससे मिलकर बना होता है, पित्तल किससे मिलकर बना होता है। तो आपको ट्रिक बताते हैं, पिताजी। क्या कहेंगे, पिताजी। ट्रिक याद रखेंगे, पी से पित्तल हो जाएगा, है ना, पित्तल हो जाएगा, पी से पित्तल हो जाएगा, और पित्तल बनता है तांबा, ता से तांबा, तांबा मतलब कॉपर, और जी से जिंक, जी से जिंक से बनता है ना, जिंक मतलब जस्ता से बनता है। तो तांबा और जिंक से बनता है पित्तल बनता है ना। इन तांबा और जिंक नामक धातु से जो है पित्तल बनता है। फिर है आपका लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा पे यदि जिंक क्या करेंगे, लेपित कर देंगे, मतलब लेप देंगे, है ना, चढ़ा देंगे, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, या जस्तीकरण कहा जाता है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका चौथा प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर
उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो देखेंगे जिंक का, इसी को क्या कर दिया, उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण ही है, एक तरह से लैंग्वेज घुमा के पूछ दिया। लोहा या इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं या जस्तीकरण करते हैं, है ना, जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, फिर पूछ दिया स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील में जो है लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम पाया जाता है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है लोहा होता है। तो ऑप्शन बी ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है लोहा का, उसके अलावा निकेल, कार्बन, क्रोमियम नामक धातु भी मिलाया जाता है। फिर आपका है सीसा और टीन से मिश्र धातु बनता है। सीसा का संकेत क्या होता है आपका, है ना, सीसा होता है Pb, ठीक है, और टीन का होता है Sn। इन दोनों से मिलाकर के क्या बनाया जाता है, सोल्डर बनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना, सोल्डर हो जाएगा। सीसा और टीन जो है सोल्डर नामक, इन दोनों से सोल्डर नामक मिश्र धातु बनाया जाता है। फिर आपका शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना क्या होता है, 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। आपको याद रखना है, ये जितना क्वेश्चन है ये हमेशा रिपीट होते रहता है, बार बार पूछता रहता है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को, जितना भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर का अपलोड कर रहे हैं, इसको आप लोग इस पे व्यूज़ मिलेगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, तो इसका सब्जेक्टिव जो है सारे चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, उन सब का भी धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से सरल भाषा में लिख कर अपलोड करना चालू करेंगे, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।